तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जो हम लोगों का प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, उसमें बात कर चुके थे अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में भी थोड़ा जानते थे कि मिश्रण क्या होता है। दो पदार्थों को मिलाकर के मिश्रण का निर्माण होता है, जानते हैं। समांगी विषमांगी आप लोग जानते होंगे, यहाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। शुरुआत में पदार्थ नाम भी लिए थे, लेकिन उसकी अवस्थाएं नहीं बताए थे, ठोस, द्रव और गैस, जिसकी आवश्यकता नहीं है। क्लास 9th में आप लोग पूरा पहला चैप्टर पढ़ के आए हो ठोस की, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। तो कल हमने बताया था कि यौगिक क्या होता है। यौगिक वो होता है जो विभिन्न प्रकार के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है। यही क्या थी, यही कंडीशन भी थी, यही डिफिनीशन भी थी। कंडीशन कैसी थी कि अगर एक प्रकार के परमाणु आ जाएं तो वो यौगिक का निर्माण नहीं करेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल में H2 लिया था कि अगर ये क्या है, परमाणु तो 2 हैं, परमाणु तो 2 हैं, लेकिन ये क्या है, यौगिक नहीं है, अणु है। क्या है, अणु है। अणु की डिफिनीशन क्या थी, अणु की डिफिनीशन हमने दी थी कि समान प्रकार के परमाणु तथा विभिन्न प्रकार के 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर के क्या करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। ये बता दिए थे। चलो ठीक है, अब आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोगों को क्या जानना है कि परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक के सारे तत्वों को याद करना है। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है, आगे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखो, परमाणु क्रमांक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। हम क्या कर रहे हैं कि नाम लेंगे तत्व का और उसका सिंबल लिख देंगे। आप लोग साथ में नाम भी लिख लेना, ठीक है। तो नंबर 1 पे होता है हाइड्रोजन, जिसका सिंबल होता है कैपिटल H। आप लोग हाइड्रोजन भी लिख लेना और कैपिटल H सिंबल भी लिख लेना। नंबर 2 परमाणु क्रमांक पे होता है हीलियम। नंबर 3 पे होता है लिथियम, कैपिटल L और स्मॉल I। नंबर 4 पे होता है बेरिलियम, कैपिटल V और स्मॉल E। नंबर 5 पे होता है बोरॉन। नंबर 6 पे होता है कार्बन और नंबर 7 पे होता है क्या, नाइट्रोजन। नंबर 8 पे होता है ऑक्सीजन। नंबर 9 पे होता है फ्लोरीन, जिसका सिंबल होता है कैपिटल F। और नंबर 10 पे होता है नियोन, Ne, कैपिटल N और स्मॉल E। नंबर 11 पे होता है सोडियम, कैपिटल N और स्मॉल A, इसका सिंबल होता है। और नंबर 12 पे होता है मैग्नीशियम, कैपिटल M और स्मॉल G। नंबर 13 पे होता है एल्यूमिनियम, कैपिटल A स्मॉल L। नंबर 14 पे होता है सिलिकॉन, कैपिटल S और स्मॉल I। नंबर 15 पे होता है क्या, फास्फोरस, कैपिटल P। नंबर 16 पे होता है सल्फर, कैपिटल S। नंबर 7 पे होता है क्लोरीन, कैपिटल C और स्मॉल L। नंबर 18 पे होता है ऑर्गन, A और स्मॉल R। नंबर 19 पे होता है पोटेशियम, जिसका सिंबल होता है कैपिटल K। और नंबर 20 पे होता है कैल्शियम, कैपिटल C और स्मॉल A। हमने क्या किया है, यहाँ पे नाम लिया है सबका और सिंबल बता दिए हैं 20 तक, जिनको आप लोगों को क्या कर लेना है, याद कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लो, नाम भी इसका साथ में लिख लेना। बुक में शायद कहीं ना कहीं श्रेणी बनी होगी, उसमें भी लिखे होंगे। आगे भी सिंबल आएंगे, यही नहीं है कि परमाणु क्रमांक 20 तक ही आएंगे, लेकिन बीच बीच में जहाँ पे 1-2 तत्व आएंगे तो उनका हम परमाणु क्रमांक बताते जाएंगे, ठीक है। इतना लिख लो। अब आगे बढ़ते हैं कि परमाणु क्रमांक आखिर होता क्या है। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को इतनी उपयोगिता हम लोगों ने, इतना जो है उसको बढ़ावा क्यों दिया हुआ है, देखो उसको जान करके आप लोग समझ जाओगे कि परमाणु क्रमांक क्या चीज़ है। परमाणु क्रमांक अब परमाणु क्रमांक की परिभाषा हम लिखें
तो परमाणु क्रमांक की परिभाषा लिखेंगे कि परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, इसकी इंग्लिश क्या होती है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो इसकी परिभाषा हम कहेंगे कि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। अब भैया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है? पहले इसकी डिफिनीशन लिख लो, फिर आगे देख रहे हैं कि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। की संख्या को दर्शाता है। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। इसको लिख लो। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है इसको समझो। परमाणु की परिभाषा हमने क्या दी थी? परमाणु की परिभाषा हमने क्या दी थी कि किसी वस्तु का मूल कण क्या होता है? परमाणु होता है, किसी वस्तु का मूल कण। और अगर कोई हमसे पूछे पार्टिकुलर कि मूल कण क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं? मूल कण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं वो परमाणु के मूल कण होते हैं। कोई परमाणु है, परमाणु किसका है? किसी भी पदार्थ का या किसी वस्तु का कह दो, किसी वस्तु का। किसी वस्तु का मूल कण क्या है? परमाणु है। और परमाणु के मूल कण क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या होते हैं? परमाणु के मूल कण होते हैं। नोट करके अगर लिखना है तो लिख भी सकते हो कि वस्तु का मूल कण होता है परमाणु, जिससे मिलकर के क्या बनती है? वस्तु का निर्माण होता है। और परमाणु के मूल कण होते हैं, परमाणु को विभाजित कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि मूल कण क्या होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही होते हैं। अब साइंस इतनी ज़्यादा आगे जो है वृद्धि कर चुकी है कि अभी 11th-12th में जब आप लोग पहुँचोगे ना, तो वहाँ पे ये भी पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी विभाजित कर दिया गया है मेसॉन कण में। किस में? मेसॉन कण में। लेकिन अभी इतना ज़्यादा अंदर कुछ जाना नहीं है, और मेसॉन कण एकदम भूल जाओ कि कुछ होता भी है मेसॉन कण, नहीं तो क्या हो जाओगे? कन्फ्यूज हो जाओगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को क्या करना है? याद रखना है। आगे सिलेबस में आपके आएगा भी, क्योंकि एंडिंग रिजल्ट को ही हम लोग दिखाते हैं। क्या करते हैं? एंडिंग रिजल्ट को ही दिखाते हैं। जैसे किसी ने हमारे पास लिखा है 3 × 5 + 4, तो हमसे कोई पूछे कि इसके बाद क्या सॉल्यूशन होगा, दूसरा स्टेप, तो हम लोग बता देंगे कि 5 × 15 और +4, ये बता देंगे। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि इसका आंसर क्या होगा, इसको हल करके बताओ, तो हम लोग एंडिंग रिजल्ट क्या बताएंगे? 5 × 15 और +19 इसका आंसर हो गया, यानी 19,
पूरा एंडिंग रिजल्ट बताएंगे। इसी तरह सेम इसका प्रोसेस है कि वस्तु का मूल कण परमाणु, परमाणु के मूल कण होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो हम लोग मूल कण डायरेक्ट किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बोलते हैं। चलो ठीक है, इतना समझ गए। अब आते हैं हमारी जो परिभाषा चल रही थी कि परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को दिखाता है। देखो परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को कैपिटल जेड से दर्शाते हैं, कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। तो परमाणु क्रमांक बराबर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या की संख्या। यानी एटॉमिक नंबर इक्वल टू कैपिटल जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे। चलो ठीक है। अब यहाँ से एक बात और समझ में आई कि किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। चलो अब समझते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लेना। एग्जाम्पल में देखो, देखते हैं। एग्जाम्पल में देखा कि ऑक्सीजन परमाणु है, क्या है, ऑक्सीजन परमाणु है। तो ऑक्सीजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्रमांक क्या होता है, 8 होता है। और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होती है, 8 होती है। तो हमने इस तरह क्या बनाया, कोई परमाणु बनाया। थोड़ा सा बड़ा बना रहे इसे। कोई परमाणु बनाया, नाभिक होता है बीच में, ये पूरा क्या है, नाभिक है। इसमें प्रोटॉन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये तो नाभिक है, ये प्रथम कक्षा है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं, आगे इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग इसी बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी ये क्या है, इसी में नाभिक के अंदर ही न्यूट्रॉन होते हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कल वाले लेक्चर में आप लोगों को पता चलेगा कि किसी परमाणु में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि हम लोगों को पहले परमाणु भार भी निकालना पड़ेगा और परमाणु भार से ही न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, तो जो कि कल लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो आज न्यूट्रॉन को छूना भी नहीं है। नाभिक के अंदर ये क्या है, नाभिक है, और नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं कक्षाओं में, ठीक है। और कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको भी अभी डिस्कस नहीं करना है। तो इस प्रकार क्या होगा, किसी परमाणु की संरचना लगभग होगी, यानी कि ऑक्सीजन परमाणु की संरचना इस प्रकार होगी। हमने वर्ग से यानी स्क्वायर से इलेक्ट्रॉन को डिनोट किया है और बीच में जो है पॉइंट से किसको किया है, प्रोटॉन को डिनोट किया है। अब एक बात और लिखो, यहाँ पे एक बात और लिखनी है कि देखो, एक बात समझो पहले कि पूरे ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही तरह के होते हैं। मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सारे एक ही प्रकृति के होते हैं। और इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या होती है आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर।
ऋणात्मक आवेश। और प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन के ऊपर होता है धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश। और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर होता है कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है, यानी ये क्या होता है? उदासीन होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन कण होता है। उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन की इंग्लिश क्या होती है? न्यूट्रल। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या होता है? उदासीन। न्यूट्रल से बना है न्यूट्रॉन, ठीक है। यानी जो उदासीन कण होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है उसे कहते हैं न्यूट्रॉन। अब एक बात समझो, ये फिजिक्स का है चैप्टर ऋणात्मक आवेश धनात्मक आवेश, लेकिन समझ लो, इसको लिख लेना कि क्या है, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या होती है। ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर और प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जो किसी भी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे। उसके अंदर एक पावर आ जाती है, वो क्या करती है? किसी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है या प्रतिकर्षित कर लेती है। जैसा आपने चुंबक देखी है, चुंबक में क्या होता है? आवेश होता है जो कि लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, ठीक है। तो आवेश, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो हर एक परमाणु में होते हैं, लेकिन हर एक वस्तु उदासीन क्यों है? इसका रीज़न आप लोगों को पता है, लेकिन अभी समझ नहीं पा रहे होंगे कि किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश सेम होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कितना आवेश होता है? कितने कूलाम आवेश होता है? इस बात को बिल्कुल नहीं लिखना है, समझने के लिए बता रहे हैं कि इतना आवेश इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस में, और इतना आवेश क्या होता है? प्रोटॉन के ऊपर होता है प्लस में, नंबर वही रहता है। अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 3, तो 3 गुणे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा आवेश उसके ऊपर, ऋणात्मक आवेश माइनस में। और उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, तो +3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होगा। दोनों घट कर के बराबर ही तो नंबर हैं, 2 से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी अब वो उदासीन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन में जो आवेश यानी कि जो आकर्षित और प्रतिकर्षित करने की जो क्षमता है, उसको प्रोटॉन की क्षमता दोनों बराबर हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे? एकदम इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, यानी कि स्थिर हो जाएंगी। वो दोनों अपने बल को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे एक दूसरे के बल को। इसीलिए क्या होगा कि वो किसी भी वस्तु को, कोई भी परमाणु होता है, कोई वस्तु होती है, वो क्या होती है? उदासीन होती है। नहीं तो पूरा संसार अनस्टेबल हो जाए ना। कोई भी वस्तु यहाँ पे रख के एक दूसरे को क्या करे? आकर्षित प्रतिकर्षित करे, सारी वस्तु एकदम उथल पुथल हो जाएगी। एक ईंटा है, दूसरे ईंटा को या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, मकान बन ही नहीं पाएगा। बन पाएगा क्या? नहीं। इसीलिए उदासीन क्यों होता है? वो क्यों किसी दूसरे के ऊपर बल नहीं लगा पा रहा है? क्योंकि उसमें जितनी प्रोटॉनों की संख्या है, जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इस कारण से क्या करते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर एक समान आवेश होता है, बस चिन्ह विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस में आवेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस में आवेश होता है। इसलिए दोनों एक दूसरे के बल को निरस्त कर देते हैं और उनके ऊपर टोटल आवेश 0 हो जाता है। न्यूट्रॉन के ऊपर तो आवेश होता ही नहीं है, इस वजह से वो किसी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम लोग स्पेशल किसी वस्तु में आवेश डालें, तब वो क्या करने लगेगी? किसी भी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगेगी। जानते हैं इस बात को? चलो ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे समझो जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। हेडिंग की तरह एक क्वेश्चन टाइप का लिखो कि इलेक्ट्रॉन की हमारे पूरे संसार में जो भिन्नताएं हैं वो किसके कारण हैं? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के कारण हैं, यानी मूल कणों की संख्या के कारण है। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था कि पूरे संसार में इलेक्ट्रॉन एक ही तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं।
हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ओनली 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन का हर एक वेट समान होता है। प्रोटॉन का क्या है, प्रोटॉन जितनी भी दुनिया में है सब एक तरह के हैं और न्यूट्रॉन जितनी भी दुनिया में एक तरह के हैं। फिर इतनी विविधता क्यों है? जब किसी एक ही कण से बनकर के पूरी संसार बन रही है तो फिर इतनी विविधताएं क्यों है कि हमारी शर्ट पीली है, दूसरा व्यक्ति नीली शर्ट पहना है, कलर कहाँ से आ रहे हैं? जब सब कुछ तो बन रहा है कहाँ से? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही बन रहा है। कहाँ से आ रहा है ये सब विविधताएँ? क्यों आ रही हैं? क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याएँ अलग अलग हैं, जो कि संख्या हमारी पूरे संसार की विविधताओं को, भिन्नताओं को पूरा क्या कर रही है? भिन्नताओं को बना रही है। क्यों? देखो, अब देखो, एक होता है हम लोगों के पास ऑक्सीजन परमाणु। क्या होता है? ऑक्सीजन परमाणु, कैपिटल O। और एक होता है कार्बन परमाणु। क्या होता है? कार्बन परमाणु। ऑक्सीजन को अगर बनाएंगे तो इस प्रकार बनाएंगे, ये नाभिक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोटॉन हैं, प्लस बीच में नाभिक में लगा हुआ है, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। ये क्या है? ऑक्सीजन परमाणु की संरचना है। अब ये देखो, कार्बन में कितने होते हैं? कार्बन में होते हैं 6, ऑक्सीजन में होते थे 8। तो अगर इसकी संरचना बनाएंगे तो प्लस 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 नहीं, पहली कक्षा में कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्यों होते हैं अभी बताना है, ठीक है। आप लोगों को अभी समझे नहीं हो, जानते नहीं उस चीज़ को, लेकिन 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। ये गलती हो गई, 6 होते हैं तो इसमें क्या होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो ठीक है। अब देखो कि परमाणु तो ये भी है और परमाणु तो ये भी है। अगर कोई वस्तु कार्बन से मिलके बनी होगी तो क्या होगी? उसका गुण अलग होगा। और अगर कोई वस्तु ऑक्सीजन से मिलके बनी होगी तो उसका गुण अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? देखो कि अगर एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं जिसमें कार्बन नहीं है, H2O, मान लो H2O किसका फॉर्मूला होता है? जल का होता है। अगर नहीं जानते हो तो जान लेना, H2O किसका होता है? जल का फॉर्मूला होता है। तो ये जल क्या होता है? जिसको हम लोग पीते हैं, जिसके बिना क्या होता है? जीवन मानते हैं, जल ही जीवन है। और एक कार्बन का लेते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारी प्रकृति में ताप को क्या करती है? बढ़ाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक विषैली गैस भी है, धुआं क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक होती है। तो हम लोग समझ गए कि ये किस कारण है? जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वही इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, बस नंबरों की क्या है? नंबरों का कारण है कि इसमें नंबर, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं और इसमें कितने हैं? 8 हैं। इसी वजह से इन दोनों का प्रकृति, इनकी गुण क्या हो गए? अलग अलग हो गए हैं। और आप लोग समझ गए होंगे कि पूरी दुनिया में जो भिन्नताएं हैं वो किसके कारण हैं? कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या के कारण। ठीक है, ठीक है। तो बस आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में क्या पढ़ना है? परमाणु भार पढ़ना है, परमाणु भार। और क्या पढ़ना है? कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस कक्षाओं में, ठीक है। और भी कुछ जो नई चीज़ें होंगी बेसिक आप लोगों को क्या करी जाएंगी? उपलब्ध बताई जाएंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं। स्वयं भी अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बस नहीं आता है तो फिर जय श्री राम, ठीक है। तो बस